हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार रिएक्शन की जिसका नाम है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। वेलकम यू ऑल ऑन ग्रेट हॉल आईआईटी जेई। ये है मेरा क्रेडेंशियल्स, आप जानते हैं मुझे। मेरा नाम है आशुतोष गौतम। बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शंस की कि अनअकैडमी में आपको क्या प्लस और क्या आइकॉनिक मिलने वाला है। तो प्लस के बारे में बात करें तो लाइव क्लासेस है, वीकली टेस्ट है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है। मतलब अगर आप कभी क्लास देखे या नहीं देखे और आप चाहते हैं कि वो लेक्चर वापस से जिएँ, तो ऑफलाइन में तो ये पॉसिबल नहीं है, पर ऑनलाइन में है। वो लेक्चर आप दोबारा देख सकते हैं जब चाहें, जितनी बार चाहें। तो ये बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है। आइकॉनिक इससे भी बढ़कर है। उसमें होता क्या है, पर्सनल गाइडेंस मिलने वाली है। आपको मेंटर मिलेगा जो आपको गाइड करेगा कि भाई आपको कैसे पढ़ना है। आपको अगर टाइम टेबल्स की रिक्वायरमेंट है, आपको प्लानर की ज़रूरत है, तो आपको प्लानर मिलेगा। स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, स्पेशलाइज्ड नोट्स मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट्स मिलने वाले हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलने वाली है। एक मेंटर मिलने वाला है आपको असल में, जो आपकी मदद करेगा, जो आपको गाइड करेगा। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो आपकी मदद की जाएगी। तो ये आइकॉनिक आपके लिए आइकॉनिक होने वाला है। सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप मेरा कोड ASHU09 यूज़ करते हैं तो विल गेट 10% ऑफ। शुरू करते हैं। एक और बात जो बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है और वो है कि होमवर्क असाइनमेंट्स हैं, और अगर आप मेरे से बात भी करना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल हमारा है आशुतोष गौतम द ग्रेट हॉल। यहाँ पर हम कर सकते हैं बातें, और अगर आपकी कुछ और क्वेरीज हैं तो यहाँ पर रिजॉल्व हो सकती है। तो द ग्रेट हॉल आईआईटी जेई वेलकम यू ऑल। तो हम बात करने वाले हैं अब मैकेनिज्म ऑफ कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं। कैसे और क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इसका मतलब हम सोडियम पोटेशियम सॉल्ट का सॉल्यूशन हम इधर बनाने वाले हैं, और सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो होगा पानी। तो पानी लिया है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर ले लिया है ना। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइंस हैं। ऑब्वियसली जो इस तरफ है वो एनोड है, और एनोड पर कौन जाता है, नाम से ही पता लग रहा है, एनायंस। एनायंस में एन बहुत है और एन आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज होंगे एनायंस, और एनायंस नेगेटिव है तो एनोड कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव है इसका मतलब गरीब है, हाँ कि ना। और जो गरीब होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, लेता है। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की क्या लेने की। तो कोई ना कोई ऐसा इसकी तरफ बढ़ेगा जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के पास या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के साथ, नेगेटिव। तो इसका मतलब एनायंस अमीर है इसलिए पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियसली अपोजिट हो जाएगा इधर। यहाँ पर हमारे पास कैटायंस हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो किधर जाने वाले हैं, नेगेटिव की तरफ जाने वाले हैं। तो ये गरीब है, इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है, तो ये हमारे पास नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन लेने जा रहे हैं। क्लियर है। तो हमारे पापास कैटायंस जाएंगे कैथोड पर, एनायंस जाएंगे एनोड पर। चार्ज हमको पता लग गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम बात कर लेते हैं। हमने यहाँ ले लिया है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पानी है। पानी को हमने H और OH की फॉर्म में लिख दिया है। इसको मैं H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में लिख देता हूँ। दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस हमने किया तो हमारे पास यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो है RR प्लस हमारे पास CO2 प्लस हमारे पास हाइड्रोजन और प्लस हमारे पास NaOH। ये रह जाता है इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमको देखने को मिलता है NaOH। अब हमको पता लग जाएगा ऑब्वियसली। अब आप आंसर कर सकते हो। यहाँ पर कितने हैं, R 1, और यहाँ कितने बने हैं हमारे पास, 2 R दिख रहे होंगे आपको। तो ऑब्वियसली 2 R बनाने के लिए इसके कितने मोल चाहिए होंगे, 2 मोल। एक ही अवेलेबल है, इसका एक ही है, इसका भी एक ही है। तो इसके यहाँ पर हमारे पास कितने मोल मिलने वाले हैं, हाफ। क्लियर है। दूसरी अगर मैं बात करूँ CO2 की, तो यहाँ पर हमारे पास 1 मोल कार्बोक्सिलिक सॉल्ट जो है उसमें 1 मोल CO2 है, और हमें यहाँ से 1 मोल CO2 बाहर निकलती हुई दिख जाएगी। कंसीडरिंग हम ये मान रहे हैं कि छोटी हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शंस हम करवा रहे हैं, जैसे कि ईथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, तो ये गैसियस मान रहा हूं। लेट्स अज्यूम कि ये गैसियस है। CO2 तो ऑब्वियसली गैस है, और ये भी हमारे पास कैसा है, गैस। अब H2 की बात करें और NaOH की बात करें तो NaOH Na प्लस और OH माइनस है। ठीक है, Na यहाँ दिख रहा है हमारे पास और OH भी यहाँ दिख रहा है हमारे पास, तो NaOH तो यहाँ बन गया, और बचा हमारे पास हाइड्रोजन बनाने के लिए सिर्फ एक ही H अवेलेबल है। तो अगर मुझे हाइड्रोजन बनाना है तो वाटर के कितने मोल चाहिए होंगे, 2।
अवेलेबल कितने? एक ही अवेलेबल है, तो इसके कितने मोल बनेंगे? 0.5। अब मैं सवाल पूछूं तो तुम जवाब दे पाओगे कि अगर मैं ये पूछूं कि 1 मोल कार्बोक्सिलेट का अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो कितने मोल गैसियस प्रोडक्ट बनेगा? 1 मोल तो ये बन गया, आधा ये बन गया और आधा ये बन गया। कितने मोल हो गए टोटल? 2 मोल। इसका मतलब 1 मोल कार्बोक्सिलेट सॉल्ट का अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूं और कंसीडरिंग कि हाइड्रोकार्बन भी गैसियस है, तो गैस प्लस गैस प्लस गैस तीनों मिलके हमारे पास 2 मोल गैसियस प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अगर 2 मोल गैसियस प्रोडक्ट को अगर मैं पूछूं कितने लीटर गैस लिबरेट होगी तो कितनी हो गई? 2 मोल का मतलब 22.4 इंटू 2 है ना। 1 मोल गैस का मतलब होता है उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 2 हो गया तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। सॉल्यूशन में हमारे पास कौन रह जाएगा? NaOH। NaOH कैसा होता है? एसिड होता है कि बेस होता है? बेस। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, एक और सवाल सॉल्व होता है हमारा, जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस बढ़ता जाएगा NaOH का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा। सॉल्यूशन में NaOH बढ़ता जाएगा मतलब बेस बढ़ता जाएगा। तो pH हम जानते हैं कि 7 से ऊपर होता है तो बेसिक होता है और 7 से नीचे होता है तो एसिडिक होता है। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे NaOH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो pH 7 से किधर जाती जाएगी? 14 की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आया? तो इसका मतलब सॉल्यूशन धीरे 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 बेसिक होता जाएगा जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? बहुत सारे सवाल हमारे पास सॉल्व हो गए यहाँ पर। कितने मोल गैसियस प्रोडक्ट बनेगा ये हम जान गए। अब एक चीज और जाननी है कि कौन कैथोड पर बनेगा, कौन एनोड पर बनेगा, बस ये है। तो अभी हम मैकेनिज्म से सीखेंगे वैसे तो ये सारी चीजें, मगर कहने के लिए समझ लेते हैं कि हमारे पास ये एनोड पर मिलते हैं हाइड्रोकार्बन और CO2। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर। और ये हाइड्रोजन लिबरेट होती है किस पर? कैथोड पर, है ना। और सॉल्यूशन में कौन रह जाता है? NaOH। तो ये पूरी कहानी सेट हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं, हमें पता है क्या क्या होता है। हम फिर से कहानी शुरू करते हैं एनोड से। और एनोड पर हमारे पास एनोड का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? गरीब है ना, लेगा ना। तो इसका मतलब ये किसी से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन छीनता हूं तो मैं इसका कर रहा हूं ऑक्सीडेशन, और मेरा खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इस पर क्या होता है? हम लिख देंगे इस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ये तय हो गया। अब यहां देखो हमारे पास सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन किस किस का हो सकता है? ऑक्सीडेशन वो होगा, मान लो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होना मतलब मेरी जेब से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यही हुआ ना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का जाना। तो मेरी जेब में इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए ना। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन में किसके पास है। RCOO-, ठीक है, Na+, किसके पास इलेक्ट्रॉन है? कार्बोक्सिलेट के पास है या इस गरीब के पास है? पॉजिटिव का मतलब होता है गरीब, नेगेटिव का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एनोड कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसकी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो ये किसकी तरफ भागने वाला है अब? एनोड की तरफ। और पानी भी तो है सॉल्यूशन में। पानी मतलब H+ एंड OH-। पानी भी टूट जाता है किसमें? H+ और OH- में, हाँ के ना। तो इसका मतलब ये दोनों भागेंगे एनोड की तरफ, बोलो, और इसे इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे। तो अब यहां देखो हो क्या रहा है, ये दोनों चाहते हैं कि इनका क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन हो जाए। ये चाहते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन ले लो मुझसे। अब एनोड है 1 और देने वाले हैं 2, तो अब प्रायोरिटी डिसाइड की जाएगी। अब एनोड कहेगा भाई मैं दोनों से नहीं लूंगा, जो दौड़ के मेरे पास जल्दी आएगा उससे ले लूंगा, जो पहले पहुंच जाएगा उससे ले लूंगा। तो अब रेस हो रही है कि कौन यहां जल्दी पहुंचे। तो होता यह है कि
ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, वो था OH माइनस। मगर ये इसका अलग ही भाई अपना घमंड है, ये कहता है मैं छोटे मोटे वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन नहीं देता हूँ, तुम इलेक्ट्रॉन वोल्टेज अप्लाई करो हाई वाला तब दूंगा, वरना तो मैं धीरे धीरे चलूंगा और वहाँ पहुँचूँ नहीं पहुँचूँ उसकी कोई गारंटी नहीं। इसका मतलब इसके साथ प्रॉब्लम है, हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड है वहाँ पहुँचने के लिए। ऑल्दो चाहता तो है कि इलेक्ट्रॉन दे दे पर पहुँच नहीं पाता, काइनेटिकली स्लो है, धीरे धीरे जाता है, कछुआ है ना। ये है हमारा खरगोश, ये पहुँचेगा पहले, तो जब ये पहुँचेगा पहले तो इसका ही होगा क्या, ऑक्सीडेशन। बोलो हाँ कि ना। तो इसका होने वाला है अब ऑक्सीडेशन। तो हमें पता लग गया कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रेस पर डिपेंड करती है और रेस में पहले पहुंचेगा कार्बोक्सिलेट और OH माइनस नहीं पहुंच पाया तो वो हार गया, अब वो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं दे पाएगा। तो हमारे पास यहाँ है R C डबल बॉन्ड O माइनस और ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, किसको दे दिया, एनोड को। अब इसके पास ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है ना। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास फ्री रेडिकल का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। गरीब, ऑक्सीजन पर गरीबी कभी नहीं जमती। ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन छीनने वाले लोगों में से, उस पर गरीबी कभी नहीं जचती। तो ये बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन है जब ऑक्सीजन पर गरीबी आ जाए, तो ये ऑक्सीजन कभी गरीब रहता नहीं। अगर ये गरीब हुआ तो किसी और को गरीब कर देगा, मगर अपनी झोली भर लेता है। तो आगे की कहानी कुछ वैसी ही होती है। ये ऑक्सीजन कहता है भाई ई ना चौल बे, ऐसा नहीं होगा, ये गरीबी किसी और पे ट्रांसफ़र की जाए। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, यहाँ से CO2 बाहर निकलने की टेंडेंसी रखती है। एंट्रोपी वाइज अगर हम बात करें तो किसी भी रिएक्शन में अगर गैसियस प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है तो निकलता है। और यहाँ टेम्परेचर भी दे रहे हैं अपन, तो एनर्जी की फॉर्म में, सॉरी एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं अपन, तो CO2 निकलने की टेंडेंसी बढ़िया। ये होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटते हैं होमोलाइटिकली। अब यहाँ पर हमारे पास कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, अनपेयर्ड जो मतलब पेयर्ड ना हो, और ऑक्सीजन के पास भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 अनपेयर्ड लोग आजू बाजू हों तो ये बिल्कुल हमारे जैसी टेंडेंसी रखते हैं पेयर हो जाने की। समझ में आ गया? तो बिल्कुल हम जैसे हैं, फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या लिबरेट हो जाएगी, CO2 गैस। और ये जो गरीबी ऑक्सीजन पर थी अब किस पर ट्रांसफर हो गई, कार्बन पर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो किसी के साथ पेयर नहीं, और अनपेयर्ड लोगों की और इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है पेयर हो जाने की। जैसे हमारी टेंडेंसी बिल्कुल इनकी भी वैसी टेंडेंसी, क्योंकि हम भी तो कार्बन से ही बने, तो हमारी और इनकी टेंडेंसी सेम है। अगर कोई और फ्री रेडिकल मिल गया तो उससे जुड़ जाएंगे, और बिल्कुल हमारी तरह ही अगर कोई और न मिला तो जो पेयर है ना उनको तोड़ देंगे और अपना पेयर बना लेंगे। तो बिल्कुल अपने जैसी टेंडेंसी है इनकी, है ना। तो यहां पर ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि यार कोई और एक और मॉलिक्यूल होगा कोई ना कोई, वो भी तो बनाएगा R डॉट कभी ना कभी, तो वो R डॉट बनने दो। और जब ये R डॉट एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो पेयर बनाने की इनकी इच्छा जागृत हो जाती है और बन जाता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। ये किसी और कार्बोक्सिलेट का है, ये दोनों मिलके क्या बना दिए, ये बना दिए। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? मोल्स में सिखा चुका हूं तुमको। तो हमारे पास एनोड पर क्या क्या लिबरेट हुआ, क्या हाइड्रोकार्बन लिबरेट हुआ, क्या CO2 लिबरेट हुई, हाँ कि ना। इसका आधा मोल लिबरेट हुआ क्योंकि ये तो किसी और से आया, और इसका 1 मोल लिबरेट हुआ। तो 1.5 मोल कहां लिबरेट हो गए, एनोड पर। अब हाइड्रोजन की बारी है, देखना आप अब हुआ क्या है। मैं तुम्हें कंक्लूड करके थोड़ा सा बताता हूं। ये तो निमट लिया, हो गया, तो खत्म हो गया, कहानी समाप्त। ये बेचारा जा ना पाया तो ये सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, OH माइनस हमारा सॉल्यूशन है। अब है हमारे पास इन दोनों की बारी। ये है गरीब, तो ये कहाँ जाएंगे हमारे पास, इसमें अगर मैं देखूँ तो हमारे पास गरीब है। तो जरा देखें होगा क्या, पहले मैं सिखा देता हूँ कि होने क्या वाला है, फिर मैं आंसर करने की निंजा टेक्निक भी बताऊंगा। अब हमारे पास एनोड पर देखें, कैथोड पर हमारे पास क्या होता है बोलो, जैसे उधर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ क्या होगा, रिडक्शन के लिए लड़ाई होने वाली है, वापस से रेस होगी
H प्लस के बीच में और Na प्लस के बीच में। और इतना तो हम जानते हैं कि सोडियम तो मरे जाता है एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है Na प्लस बनते ही। Na प्लस बना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट, चिल, वो तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, मार दो उसको चाहे, मगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। H प्लस ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है? H प्लस की। तो सोडियम नहीं जाएगा कहाँ पर? हमारे पास कैथोड पर H प्लस जाएगा। और H प्लस जाएगा तो याद है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया था और वो यहीं पर आया था ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, RCO माइनस यहाँ पहुंचा था, और इसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया था? एनोड को दिया था। ये एनोड से एक इलेक्ट्रॉन चला, कहाँ पर आ गया? कैथोड पर। अब कैथोड पर हमारे पास H प्लस है, वही एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा जो RCO माइनस ने उधर दिया था। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा H डॉट, रेडिकल। पॉजिटिव को, गरीब को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो रेडिकल बन जाता है। ये रेडिकल अनपेयर्ड किसी और रेडिकल के साथ मिलकर, दोनों रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन लिबरेट कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसके कितने मोल मिलेंगे हमको? हमें पता है कि आधा मोल यहाँ पर लिबरेट होगा। बात समझ में आ गई? तो यह हमारे पास हमें समझ में आ गया कि कैथोड और एनोड पर क्या होता है। यहाँ पर देख लो, RCOO माइनस निमट चुका है, ठीक है, Na प्लस सॉल्यूशन में रह चुका है, H प्लस निमट चुका है, सॉल्यूशन में OH माइनस रह चुका है। तो बोलो सॉल्यूशन में कौन रह गया? बात समझ में आ गई? CO2 लिबरेट हो गई एनोड पर, ठीक है, और हाइड्रोजन लिबरेट हो गई कैथोड पर। क्या मेरी बात समझ में आएगी? पूरा मैकेनिज्म हमको समझ में आ गया। अब आंसर करने की निंजा टेक्निक क्या है? आंसर करने की निंजा टेक्निक ये है, अगर मान लो आपको दे दिया जाए CH3COO माइनस Na प्लस का आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करने को बोला गया, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आंसर करने की निंजा टेक्निक है CO2 भगाओ और रेडिकल बनाओ और जोड़ दो अपनी भाषा में। तो CO2 भगाओ, रेडिकल बनाओ और अपने ही जैसे दूसरे रेडिकल के साथ इसे जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH, खत्म। तो कोई भी सवाल आएगा तो कर लोगे ना? तो अगर मान लो मैंने तुमसे पूछा CH3 CH2 COONA, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने किया, तो क्या बनेगा? कितने कार्बन वाला बनेगा? ये CO2 हटाओ, रेडिकल बनाओगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 डॉट, और अपने ही जैसे CH2 डॉट CH3 के साथ ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। क्या ऐसा आंसर तुम कर सकते हो? आसान है ना? अब सवाल तुम बताना सिद्धार्थ कि इन कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस इनमें से क्या हो सकता है? मैं पहले बता दूं, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है सवाल। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन और CO2 लिबरेट होती है एनोड पर, अभी अपन सब कुछ सीख के आए, और pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज होता है। हाइड्रोजन एंड CO2 लिबरेट होती है कैथोड पर, या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम प्रोपेनोएट। सोडियम प्रोपेनोएट का मतलब है ये, मतलब CH2 CH3 COO माइनस। अगर इसका हम कराएं इलेक्ट्रोलाइसिस तो हमें हेक्सेन मिलेगी। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन वाला। तो इनमें से कौन सा सही है? जल्दी बताओ सर। A और B। A और B। क्या D गलत है? तो D में क्या बनना चाहिए? ब्यूटेन बनना चाहिए, क्योंकि CO2 हटाओगे तो 2 कार्बन बचेंगे, 2 कार्बन को डबल कर दो तो ब्यूटेन बनेगी, 4 कार्बन वाली ब्यूटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? है ना? और ये मैंने समराइज कर दिया चीज़ों को। कैथोड पर हाइड्रोजन लिबरेट होती है CO2, और हाइड्रोकार्बन एनोड पर लिबरेट होती है। कितने मोल ऑफ गैस है, ये सारी बातें हमको पता लग गई है। अब यह है 1 मोल सोडियम एसीटेट है हमारे पास। सोडियम एसीटेट मतलब सोडियम एसीटेट है हमारे पास, है ना? और इलेक्ट्रोलाइज हमने किया है, तो कितने वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिलने वाली है बताओ? ए, बिल्कुल सही जवाब।
2 मोल लिबरेट होगी, जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं। कौन कौन सी मिलेगी, ये CO2 उड़ाओगे, एसिटेट है, तो इसका मतलब एक तो इथेन मिल जाएगी, एक हाइड्रोजन मिल जाएगी, एक CO2, और हम पता है कर ही चुके हैं कि 1.5 मोल तो हमें मिलती है एनोड पर, और कैथोड पर 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास 3 है, अब इसका हटाओगे तो रेडिकल यहाँ बनेगा, इसको हटाओगे तो रेडिकल यहाँ बनेगा, और इसको हटाओगे तो रेडिकल यहाँ बनेगा, है ना। तो हमारे पास 3 डिफरेंट तरीके के रेडिकल्स हैं, 3 ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से मिल सकती हैं। तो अगर मैं इनमें पूछूं कि बताओ, सोचो कि कितने हाइड्रोकार्बन यहाँ बन सकते हैं, तो बताओ कितने बनेंगे, तुम बताओ बेटा। बी, जरा सोचो बी कैसे बनेंगे, सोचो तो सही। देखो मैं बताता हूँ, हो सकता है कि सोचने में गड़बड़ हुई। एक तो हमारे पास रेडिकल ये बनेगा, एक हमारे पास C2H5 डॉट बनेगा, और एक हमारे पास बनेगा C3H7 डॉट। अब ये तीनों आपस में मिल सकते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन में, तो ये अपने आप से मिल जाए तो बन जाएगा C2H6, ये अपने आप से मिल जाए तो C4H10, ये अपने आप से मिल जाए तो C6H14। अब ये दोनों आपस में मिल जाए तो क्या हो जाएगा, C3H8, ये दोनों आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा, C5H12, और कोई कॉम्बिनेशन। अब मान लो ये और ये मिल जाए, तो ये तो हम पहले ही बात कर चुके, 3 और 1 4 कार्बन वाला, तो ये तो ऑलरेडी बन चुका। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 तरीके के हाइड्रोकार्बन बन सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, D फॉर दिल्ली। समझ में आ गया, वेरी गुड, शाबाश। इलेक्ट्रोलाइसिस लास्ट तो बता दे सिद्धार्थ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट मतलब 4 कार्बन है भाई, एक तो CO2 में उड़ेगा ही उड़ेगा, तो कितने को डब, फिर से सोच, ब्यूटेन है, ये तो CO2 में उड़ा, बचे 3 कार्बन, 3 को डबल कर, हेक्सेन, और क्या आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सेन, है ना। अब 3 छोटे से सवाल है। अगर आपने फैक्ट्री बनाई है मीथेन बनाने की, तुमने कसम खाई है कि कॉल बेस से ही बनाएंगे मीथेन, तो बोलो तुम्हारा क्या होने वाला है। 2 ऑप्शन देता हूँ मैं, क्या तुम करोड़पति बनोगे या रोडपति बनोगे। मीथेन ही बनाया, तुमने कसम खाई है कि कॉलवे से बनाऊंगा और मीथेन बनाऊंगा, नहीं बनेगा तो बर्बाद। क्या होने वाला, बर्बाद हो भाई, डबल करना है, RR बनता है प्रोडक्ट, एक ही कार्बन वाला प्रोडक्ट थोड़ी बनेगा। तो ईथेन बन सकता है मिनिमम, मीथेन नहीं, तो रोडपति बनने वाले हो। अगर तुमने इफ यू ट्राई टू रन अ फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर मीथेन, ये तो हो गया। इफ यू ट्राई टू रन अ फैक्ट्री टू फॉर्म 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, ऐसा बनाने के लिए तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी ताकि ये टूटे और यहाँ रेडिकल बने और ये डबल हो जाए। तो अगर तुमने ये बनाने की कसम खाई है कॉलबे से, तो तुम करोड़पति बनोगे या रोडपति। सोचो, अगर इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 डिग्री रेडिकल क्या कॉम्बिनेशन करता भी है कि नहीं। 3 डिग्री रेडिकल कॉम्बिनेशन हमेशा 1 डिग्री फास्ट करता है, 2 डिग्री स्लो, और 3 डिग्री कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं करता। भाई इतना मोटा है, अगर ये रेडिकल बनेगा तो यहाँ बनेगा, बेचारा दूसरा रेडिकल ये है, ये टकरा ही, ये मिल ही नहीं पाएंगे, इतने बड़े बड़े CH3 है चारों तरफ, तो ये कभी कॉम्बिनेशन नहीं करता, ये डिस्प्रपोर्शनेशन। इसलिए मैंने कहा था प्री रिक्विजिट में कि आपको पता होना चाहिए कि 3 डिग्री कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं करता। तो फिर से तुम बनोगे रोडपति। अब इथाइन तुमको बनाना है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, ये बात समझना। सोडियम मेलिएट, ये पता तो हो कि भाई सब हैं कौन। तो जो कॉमन नेमिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमन नेमिंग आपको पता है तो आप चीज़ें कर सकते हो सही, और जो नहीं कर पाए तो ये है सोडियम मेलिएट। अगर ये पता होगा तो तुम आंसर कर दोगे कि अगर ये है हमारे पास इथाइन बनाना है, तो हमें पता है कि CO2 भगाओ, CO2 भगाओ, रेडिकल बनाओ, रेडिकल बनाओ, और जब 2 रेडिकल आजू बाजू ही हो तो दोनों मिलके बॉन्ड बना ही लेते हैं। ये बॉन्ड बना लेगा तो इथाइन बन जाएगा। तो इस समय तुम सही हो और तुम करोड़पति बन पाओगे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई मेरे दोस्तों? तो ये था आज का सेशन। दिस इज इट। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमिंग टू द प्लेटफॉर्म। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।